नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में और आपको बता दें कि पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बजट सत्र की अवधि को लेकर बीएसयू की बैठक हुई है। दूसरी खबर लोहारू से है, जहां जलती कार से 2 कंकाल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। तीसरी खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां जिले में गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां जिला अदालत ने झूठी शान की खातिर बेटी की जान लेने के मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर बीएसयू की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। और आपको बता दें कि बजट सत्र जल्दी शुरू होना है और सत्र को लेकर बीएसयू की बैठक हुई थी और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कहा गया है कि बजट 2 चरणों में होगा। पहला 20 फरवरी शुरू होगा राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। 21 और 22 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा होगी। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और इसके बाद दूसरा सत्र 17 मार्च से शुरू होगा। वहीं दूसरी खबर कनखल से है, जहां पर 2 कंकाल मिलने पे हड़कंप मचा हुआ है। एक बोलेरो कार में 2 कंकाल मिले हैं। जली हुई कार के अंदर कंकाल मिले, जिसमें फिलहाल कुछ गिरफ्तारियां तो हुई है, लेकिन पूरा मामला क्या है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं तीसरी खबर साइबर सिटी में बेखौफ बदमाश, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। साइबर सिटी में बदमाश बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था। चौथी खबर हॉरर किलिंग मामले में दोषियों को सजा सुनाने की मांग लगातार उठ रही थी और अब इस पूरे मामले में ये जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला था और दोषियों को किस तरीके से सजा जो है वो सुनाई जा रही है, किस तरीके से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक कर बारीकी से पूरे मामले से जुड़ी जानकारियां हम आपको बताएंगे। जहां पर आपको बता दें कि पहली खबर चंडीगढ़ से, जहां पर बजट सत्र की अवधि को लेकर बैठक हुई थी और बैठक में अवधि को तय कर दिया गया, जहां पर 2 सिटिंग में सत्र होगा। और बता दें कि सरकार अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रही है और सत्र को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। वहीं विपक्ष, कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को इस बार घेरेगी और उन सवालों के जवाब देने के लिए सरकार कितनी तैयार है ये भी हम जानेंगे। और दूसरी खबर आपको बता दें, 2 कंकाल अचानक से मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। 2 कंकाल बताया जा रहा है कि जो कंकाल है उनके परिजन जो है उनका कहना है कि उनके पुलिस पर कई गंभीर आरोप है, साथ ही बजरंग दल पर भी उनके कई गंभीर आरोप है। गौरक्षकों का एंगल भी सामने आ रहा है, देखना होगा और ये जानेंगे कि क्या कुछ पूरा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं साइबर सिटी में भी बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। लगातार चोरी की वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही है और बड़ी ही शातिर तरीके से चोर जो है ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और बदमाश जो है यहाँ पर बेखौफ होकर घूम रहे हैं। वहीं चौथी खबर हॉरर किलिंग से जुड़ी है और दोषियों को सजा मिले, इसको लेकर लगातार मांग भी उठ रही है। तो शुरुआत करते पहली खबर से, जहां पर चंडीगढ़ में बजट सत्र की अवधि को लेकर बीएसयू की बैठक हुई, जिसमें बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की जगह बीबी बत्रा भी बैठक में शामिल हुए। तमाम अहम विषयों पर इस दौरान चर्चा भी की गई। बीएसयू की अहम बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए और कई अहम विषयों पर चर्चा भी की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे और सरकार की तरफ से कहना है क्योंकि बजट सत्र शुरू हो जाएगा और बजट 23 फरवरी को पेश किया जाएगा, ऐसे में बजट को लेकर पूरी तरीके से सरकार तैयार है। सरकार का कहना है इस बार का बजट काफी ज्यादा संतुलित होगा। बता दें मनोहर कार्यकाल का ये 4था बजट है। यहाँ पर सरकार की तरफ से कहना है कि बाकी 3 बजट के अनुसार ये बजट और भी ज्यादा जनहितैषी होगा और
वहां पर जनता के लिए ये बजट होगा। काफी ज्यादा संतुलित बजट होने की बात कही जा रही है। वहीं उसी दौरान विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है और बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है। मनोहर बजट पेश होना है और ऐसे में इसको लेकर बीएसयू की अहम बैठक भी बुलाई गई थी। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए और बैठक को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। सत्र को लेकर इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं और 23 फरवरी को बजट पेश होना है। ऐसे में बीएसयू की अहम बैठक और बजट सत्र पर राय बनी है। तो 23 फरवरी को आपको बता दें बजट पेश किया जाएगा। बेटिया अपना विजन दे। सीएम का बयान सामने आया है। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि 2 दिन गवर्नर की स्पीच पर चर्चा होगी और 23 फरवरी को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो 17 मार्च से फिर से शुरू किया जाएगा बजट सत्र और 22 मार्च को सेशन खत्म किया जाएगा। तो बजट के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है और सभी मुद्दों पर जवाब देगी सरकार। वही 2 चरणों में बजट सत्र होगा। बीबी बत्रा का ये बयान आपको बता रहे हैं। यहां पर बीबी बत्रा का कहना है 20 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का सत्र और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 21 और 22 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। तो 23 फरवरी को हरियाणा का आम बजट पेश होगा। वही दूसरे चरण का बजट सत्र 16 की जगह अब 17 मार्च से शुरू किया जाएगा। तो 22 मार्च को होगी विधानसभा की आखिरी सिटिंग। तो बजट से ज्यादा जानकारी के लिए प्रोफेसर विभू रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। विभू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजट को लेकर किस तरीके की तैयारी जो है सरकार द्वारा की जा रही है और इसके साथ ही कितना संतुलित इस बार का बजट होगा? मेरा नाम कृपया ठीक कर लीजिए, विधु रावल है मेरा नाम। जी माफ कीजिएगा जी, विधुर जी। जी, हरियाणा की जनता के लिए सभी वर्गों के लिए एक बहुत ही संतुलित और बहुत अच्छा हरियाणा को आगे बढ़ाने वाला बजट, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के तौर पर पिछली 3 बार से बजट पेश कर रहे हैं, इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है कि बहुत अच्छा एक बजट जो है, जो हरियाणा के जन जन के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा एक बजट जो है हरियाणा की जनता के लिए लेकर आने वाले हैं। और जिस प्रकार से पिछला बजट हमारा रहा है, उस बजट का भी लेखा जोखा किस प्रकार से वित्त और व्यय हुए, उसका भी एक लेखा जोखा सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। जिससे एक दिन पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट रहती है, जिसमें हरियाणा की सेहत किस प्रकार की है, आर्थिक सेहत, उस सेहत के बारे में भी सारा जिक्र रहेगा। बिल्कुल विधु जी, क्योंकि देखिए कुछ दिनों से हमने देखा था कि किसान जो है कई मुद्दों को लेकर, कई मांगों को लेकर सड़कों पर भी उतरे थे और विरोध भी किया जा रहा था। ऐसे में इस बार का जो बजट पेश होगा, क्या ये किसान हितैषी भी होगा? किसानों को नजर रखते हुए भी ये बजट बनाया जा रहा है? देखिए, हरियाणा की भाजपा सरकार पूरे देश में सबसे किसान हितैषी कोई सरकार है तो हरियाणा की सरकार है। अगर एमएसपी पर सबसे अधिक फसलों को कोई सरकार खरीदती है पूरे देश में तो हरियाणा की भाजपा सरकार है। अगर सबसे अधिक फसल के खराबे का मुआवजा कोई सरकार दे रही है, प्रति एकड़ की बात हो चाहे कम्युलेटिव हो, दोनों ही मामलों में हरियाणा की सरकार है। ऐसा कहना कि किसान सड़क पर उतरते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो किसान को आज जो है हथियार बनाकर किस प्रकार से किसान का चोला ओढ़कर कृत्रिम आंदोलन करते हैं, उनके पेट में दर्द कुछ और कारण से है, लेकिन वो किसान को केवल जो है अपने पेट में दर्द की इलाज करने के लिए किसान का चोला लेकर आंदोलन करते हैं। उन पर बहुत अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रही बात किसान हित की,
तो हरियाणा की सरकार हमेशा ही आगे रही है। निश्चित तौर पर इस बजट में भी किसान को हमेशा की तरह ही बहुत कुछ दिया जाएगा। किसान के हित का बजट है, हरियाणा किसान प्रधान प्रदेश है और किसान ही हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर है। एक तरह से कहें, हमारी इकोनॉमी को जो ड्राइव करता है, हमारी इकोनॉमी को चलाता है, वो किसान ही है। तो उस नाते से किसान के हित में तो हरियाणा की भाजपा सरकार रही है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो 2-2 रुपए के चेक बांटा करती थी, या वाड्रा जैसों को सैकड़ों और हजारों एकड़ जमीन जो है औने पौने रेट पर सीएलयू का खेल कर दे दिया करती थी। इस प्रकार की सरकार नहीं है। ये सरकार हरियाणा की सरकार है, हरियाणा के जन की सरकार है, जो किसान के हित में काम करती है, गरीब के हित में काम करती है और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए है, भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश करने के लिए ये सरकार को जनता ने आशीर्वाद देकर बनाया है। निश्चित तौर पर इस बजट में भी उस प्रकार की झलक मिलेगी। बिल्कुल विधु जी, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार द्वारा जब बजट पेश किया गया था तब हमने देखा कि मुख्य फोकस जो है वो आम जनता पर था। आम जनता के लिए ये काफी ज्यादा संतुलित बजट था। कई सौगातें जो है आम जनता के लिए दी गई थी। अगर प्रदेश की बात की जाए तो इस बार का बजट किन मायनों में खास होगा, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ सरकार से उम्मीद है। कितना संतुलित होगा इस बार का बजट और जो मुख्य फोकस है इस बार बजट में किस पर रहेगा? देखिए, मुख्य फोकस 3 दिशाओं में रहता है और मैं जितना पढ़ पाया हूं मनोहर लाल जी के बजटों को और मनोहर लाल जी की जो दिशा है उसको पढ़ पाया हूं, हरियाणा की भाजपा सरकार को पढ़ पाया हूं। तो नंबर पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अधिक से अधिक निवेश जो है लाने के लिए हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। और जिस प्रकार से टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है केंद्रीय स्तर पर और जिसका लाभ जो है प्रदेशों को दिया है, 1 लाख करोड़ से अधिक जो है प्रदेशों में बांटा गया है, अधिक पहले की अपेक्षा। तो निश्चित तौर पर जो है उसकी रिफ्लेक्शन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मिलेगी। इसके साथ साथ गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हैं, हरियाणा सबसे आगे रहा है। जो हमारा सोशल इंडेक्स है हरियाणा का, वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक से एक पायदान चढ़ते आज देश के सबसे अच्छे प्रदेशों में जा रहा है। तो उस पर भी कुछ जो है सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी कुछ योजनाओं पर पैसा खर्च होने की उम्मीद है। और तीसरा सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है, जिसका किसान की हमने बात कही कि किसान को किस प्रकार से, पहले ही हरियाणा अग्रणी है पूरे देश में। सबसे अच्छा अगर किसान के लिए कोई सरकार कर रही है तो भाजपा की हरियाणा सरकार कर रही है। तो उसको किस प्रकार से एक कदम और आगे बढ़ाया जा पाए, उसमें भी बजट के अंदर प्रावधान रहेगा। जी विधु रावल जी, आपका तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। भिवानी में जलती कार से 2 कंकाल मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मरने वालों की पहचान जुनैद और नासिर के रूप में हुई है। इनके परिजनों ने बजरंग दल के सदस्यों पर मृतकों को अगवा कर उनकी हत्या करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह इसकी जांच कर रही है। पुलिस को भिवानी जिले के लोहारू में गाड़ी के अंदर ये कंकाल बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि ये दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी मोनू मानेसर भी है। मोनू मानेसर बजरंग दल का गुरुग्राम जिला संयोजक भी है, जिस पर इससे पहले भी हत्या करने के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। तो जली हुई गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है और मामले में फिलहाल एक की गिरफ्तारी हुई है और पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। हर एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में एक को गिरफ्तार किया गया है। मोनू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए गुंजन जोशी गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। गुंजन, फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट है? जो पूछताछ चल रही है, जानकारी क्या मिल पाई है? जो देखिए, बिल्कुल पूछताछ जो है वो चल रही है और ये जो लाश है, ये 2 युवकों की, 2 मुस्लिम युवकों की जो है वो लाश मिली थी बुलेरो में। और ये काफी बड़ा मामला है और अब ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से जो मोनू मानेसर जुड़े हुए हैं और पूरे गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद की बात करें, चाहे हम बजरंग दल की बात करें या हम गौ तस्करी की बात करें, मोनू मानेसर जो है वो पहला नाम सामने आते हैं। गौ तस्करी रोकने को लेकर पुलिस को पहले खबर नहीं लगती, लेकिन मोनू मानेसर और बजरंग दल के लोगों को खबर जो है वो पहले ही लग जाती है। इससे पहले हम बात करें तो देखिए, मोनू मानेसर के ऊपर पहले भी कई बार इल्जाम जो है वो लग चुके हैं। इससे पहले मोनू मानेसर को कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई है
और उसके खिलाफ मोनू मानेसर ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, साथ ही बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने कुछ महीने पहले, पिछले महीने ही गुरुग्राम की डीसी को ज्ञापन भी सौंपा था और अब दोबारा जो है ये मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले को लेकर मोनू मानेसर का नाम इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि मोनू मानेसर आमूमन हम ये देखते हैं कि ऐसी कार्यवाहियों को लेकर वो काफी सतर्क रहते हैं और पहले नंबर पर उनका नाम इसलिए भी आता है। अब राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और देखिए इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद काफी नाराज जताया जा रहा है। अभी आज भी कुछ घंटे पहले विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें मोनू मानेसर का जो नाम है, पुलिस ने जिस तरह से मोनू मानेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने नाराजगी भी जताई है। साथ ही अब विश्व हिंदू परिषद का ये भी कहना है कि 26 फरवरी को वो एक महापंचायत करेंगे गुरुग्राम के पटौदी में, जिसे लेकर वो मोनू मानेसर के बेगुनाह साबित होने को लेकर उस महापंचायत में वो बैठक करेंगे। जी, क्योंकि देखिए जो पीड़ित थे उनके परिवार जो थे उनका कई आरोप है, गौ तस्करी को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही थी। इस बात में क्या वाकई में कोई सच्चाई है? जी देखिए, ये तो अभी फिलहाल पुलिस जांच में ही पता चलेगा, लेकिन पीड़ित पक्ष के परिवार का बार बार ये कहना है कि मोनू मानेसर ही इस हत्याकांड के पीछे है, क्योंकि ये दोनों जो युवक थे जिनकी लाश जो है मिली थी, ये दोनों ही मेवात के एरिया से आते हैं, नेव एरिया से हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हालांकि इन दोनों का नाम गौ तस्करी में भी जोड़ा जा रहा था। जब इन दोनों की लाश सामने आई थी और प्रारंभिक जांच में पुलिस ने की तो ये देखा गया था कि ये दोनों गौ तस्करी के लिए शायद ये दोनों जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी पूरी क्योंकि जांच नहीं हो पाई है तो ये तो साफ नहीं कहा जा सकता कि मोनू मानेसर ही इसके पीछे है। लेकिन जिस तरह से मोनू मानेसर और उनके साथी 5 दोस्त जो है वो गायब है, वो फरार है अपने घर से, उसे लेकर कहीं ना कहीं ये अंदेशा बताया जा रहा है कि शायद इस घटना के पीछे मोनू मानेसर का हाथ है। ठीक है गुंजन, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे आपके पास। आगे बढ़ेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। गुंडागर्दी से जुड़ा एक ऐसा ही मामला साइबर सिटी से सामने आया है, जहां गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में एक दुकानदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। दरअसल 1 महीने पहले 2 युवक दुकानदार के पास पीएफ निकलवाने के लिए गए थे और तब इन दोनों युवकों ने दुकानदार से पीएफ निकलवाने का तरीका पूछा था। वहीं दुकानदार ने इन्हें बताने से मना कर दिया था, जिसके बाद युवकों ने दुकानदार को धमकी दी और चले गए थे। 1 महीने के समय बीत जाने के बाद इन दोनों युवकों ने उसी दुकान में घुसकर बेरहमी से उस दुकानदार को पीटा। वहीं मारपीट की अब पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैम, अभी से कुछ दिन पहले एक लड़के आए थे पीएफ निकलवाने, मैंने उनका पीएफ निकलवा दिया था। उसके बाद वो मेरे से प्रोसीजर जाना चाहते थे। मैंने बताने से मना किया कि सर मैं इसी काम का पैसे लेता हूँ, तो ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, आप कहीं और से भी सीख सकते हो सर अगर आप सीखना चाहते हो। हाँ। फिर वो उस समय तो चले गए धमकी देकर कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा और मैं तुम्हें इसी दुकान में टट्टी कराऊंगा, ऐसा कह रहे थे। ऐसा बोल के वो चले गए उस टाइम। उसके बाद लगभग 1.5 महीने के बाद वो कल आए हैं और जैसे मैं खाना खाने दोपहर में जा रहा था, वो लाके अपनी गाड़ी 4 व्हीलर हमारे सामने लगा दिए और हमें रोक लिया। फिर वो गाली गलौज करने लगे, तू बिहारी है, तो जैसे कई बिहारी हमारे यहाँ काम करते हैं ये वो। तो मैंने उस पर उनके कटाक्ष पे मैंने जवाब दी। इतने में वो किसी को कॉल किए। कॉल करने के बाद कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, वो और उनके साथ के लोगों ने मिल करके मारपीट कर। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गुंजन लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गुंजन, पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई, क्या आरोपियों को फिलहाल पकड़ा गया है? देखिए, फिलहाल आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है और इस मामले के लिए ये भी कहा जा रहा है क्योंकि ये जो मामला सामने आया है ये राजेंद्र पार्क के पूर्व पार्षद जो है ऋषिराज राणा, उनके भतीजे हैं ये दोनों, जिन्होंने इस मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। अभी पीड़ित पक्ष ने फिलहाल पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन जो दोनों युवा हैं, जो दोनों लड़के हैं जिन्होंने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है, लगातार उनके घर पे पीड़ित पक्ष पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे लेकर ये पीड़ित पक्ष जो है वो कल भी पुलिस थाने गया था और वो आज भी पुलिस थाने गया है और न्याय की मांग कर रहा है।
फिलहाल तो देखिए पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, क्योंकि एफआईआर दर्ज करे काफी समय हो गया है, कल ये एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्यवाही इसमें नजर नहीं आई है। जी ठीक है गुंजन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद की जिला अदालत ने झूठी शान की खातिर बेटी की जान लेने के मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपी हरियाणा पुलिस में थे, जिनकी पोस्टिंग फरीदाबाद में थी। हॉरर किलिंग का मामला 18 मार्च 2021 थाना शहर बल्लभगढ़ का है। आरोपियों ने चुन्नी से गला दबाकर बेटी की हत्या की थी। इसके बाद पंखे से शव लटकाकर मौत को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। इस मामले में एडिशनल सेशन जज अमृत सिंह चौलिया की कोर्ट ने दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो हॉरर किलिंग केस में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो पिता और चाचा को उम्र कैद की सजा, जहां बेटी को हॉरर किलिंग के मामले में उसकी हत्या की थी। ये माननीय एडिशनल सेशन जज श्री अमृत सिंह चालिया जी की अदालत ने हॉनर किलिंग मामले में पिता और चाचा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसा कि विदित है आपको, मामला 18 मार्च 2021 का है। पिता और चाचा ने मिलकर बेटी कोमल की हत्या कर दी थी। मामला था कि लड़की ने आर्य समाज मंदिर में एक सागर नाम के लड़के से शादी कर ली थी और उसके बाद उन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्शन ले ली थी। परिजनों को पता लगा तो उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा और उन्होंने इस शादी को अरेंज मैरिज में बनाने की कोशिश करी। वो उनकी शादी थी। तो हरियाणा पुलिस में दोनों आरोपी थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो हॉरर किलिंग केस में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बता दें, अपनी ही बेटी की हत्या कर दी गई। पहले चुन्नी से बेटी की गला घोटकर हत्या की और उसके बाद पंखे से शव को लटका दिया गया और इस पूरी वारदात को एक हत्या का नहीं बल्कि आत्महत्या का एंगल देने की कोशिश की थी। लेकिन 2021 का ये पूरा मामला है। अब फिलहाल कार्रवाई करते हुए दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ज्यादा जानकारी के लिए संजय गुप्ता ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी है मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए पिछले साल का ये मामला है जहां पर एक महिला की हत्या कर दी जाती है। उसका पति आरोप लगाता है कि हेलो जी संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, उनका पति आरोप लगाता है कि जो महिला की हत्या हुई है वो उसके पेरेंट्सों ने की है। इसके बाद एक मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जब मामला न्यायालय में जाता है, तफ्तीश होती है, तो पता चलता है कि लड़की के चाचा और पिता ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। दोनों रेलवे पुलिस में तैनात थे। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि ये जब लड़के और लड़की ने शादी कर ली, उसके बाद उनके जो पेरेंट्स थे वो खुश नहीं थे। उन्होंने उनको प्यार से अपने घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उनको कहा कि हम आपकी तरीके से शादी कर देते हैं, अरेंज मैरिज कर देते हैं। इसको लेकर जब दोनों पक्ष राजी हो गए तो लड़की अपने घर पहुंचती है और उसके बाद में वो रात को अपने पति को और अपनी एक फ्रेंड को मैसेज करती है कि मेरे घर वाले मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। देखिए, बड़ा ही संवेदनशील मामला था, लेकिन जब तक कोई मदद मिल पाती, लड़की की हत्या हो चुकी थी। उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको जला भी दिया था और आत्महत्या सिद्ध करने के लिए पंखे से भी लटका दिया था। तो देखिए, जो माँ बाप अपनी बेटी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसके बाद उसका पालन पोषण करते हैं, पढ़ाई कराते हैं, उसके बाद ये माता पिता इतने निर्दयी आखिर कैसे हो जाते हैं कि अपनी जवान बेटी की हत्या कर देते हैं झूठी शान शौकत दिखाने के लिए। जी श्रावणी। बिल्कुल संजय, क्योंकि इस तरीके की वारदात जैसे अंजाम दिया जाता है, सख्त से सख्त कार्रवाई करना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी जो है पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल, देखिए न्यायालय से जब ये फैसला आया तो न्यायालय के जो मजिस्ट्रेट हैं चालिया जी, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा था, या हम कहें कमेंट करते हुए कहा था कि ये इस तरीके की जो हत्या है वो समाज के नाम पर कलंक है और ऐसी हत्याएं रुकनी चाहिए। इसीलिए आपको उम्र कैद की सजा दी जाती है। हालांकि जो आरोपी हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम आगे कोर्ट में भी जाएंगे, आगे अपील करेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये हत्या हुई है, समाज में एक नजीर पेश होनी चाहिए। झूठी शान शौकत दिखाने के लिए जो बच्चों की हत्या कर दी जाती है, इस तरीके की वारदातों पर अंकुश लगना चाहिए। ठीक है संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।